नमस्कार, जी न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ। जी हां, अब से कुछ घंटों बाद बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और जी न्यूज इसीलिए आपको ये बड़ी कवरेज लेकर आया। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन भी हैं, हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी होंगे और साथ ही हर तस्वीर, हर जानकारी हम सबसे पहले आपको जी न्यूज पर बताएंगे। शिरीन, बिल्कुल, नामांकन दाखिल करने से पहले अमित शाह एक बड़ा रोड शो भी करने जा रहे हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह के नामांकन के समय राजनाथ सिंह और उद्धव ठाकरे भी साथ रहेंगे आज। साथ ही आपको ये बता दें रोड शो का समय क्या रहने वाला है। 10:40 ये कहा जा रहा है नारनपुरा अहमदाबाद, जहां से ये रोड शो शुरू होगा। नामांकन का वक्त भी आपको बता देते हैं, दोपहर करीब 1:20 पर गांधीनगर में अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और बड़ी बात शिरीन आज ये हो जाती है कि न सिर्फ बीजेपी के नेता इस नामांकन के दौरान या इस रोड शो के दौरान मौजूद रहने वाले हैं, बल्कि एनडीए में जो सहयोगी दल है वो भी साथ दिखाई देने वाले। नामांकन के समय नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और जैसे कि आप एनडीए की बात कर रही थी, तो रामविलास पासवान और साथ ही प्रकाश सिंह बादल भी आज वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये जो रोड शो होने जा रहा है, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण और इसे एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा आज। तो आज आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 2019 का सबसे बड़ा नामांकन आज होने जा रहा है शिरीन। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज सुपर शनिवार है क्योंकि आज गांधीनगर में अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे और कहीं ना कहीं गांधीनगर में नामांकन का असर शिरीन सीधा माना जा रहा है कि ना सिर्फ गुजरात में होगा बल्कि देश भर में पैन इंडिया मोदी के विजय रथ को दरअसल रफ्तार मिलेगी। आज अमित शाह के साथ नामांकन के समय हम आपको बार बार बता रहे हैं शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे रहेंगे। अमित शाह नामांकन से पहले एक मेगा रोड शो करने वाले हैं, 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। उसके डिटेल्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुपर नॉमिनेशन की ये मेगा कवरेज पूरे दिन आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज पर आप देख पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आडवाणी जी के बिना करीब 30 साल बाद बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है, जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और खास होने भी जा रहा है और इसीलिए बीजेपी इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर भी दिखा रही है। लेकिन एनडीए के सहयोगी प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अमित शाह से उनका रिश्ता काफी पुराना है और आज वो भी यहां शामिल होने जा रहे हैं रोड शो। अमित शाह जी अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उसका बीजेपी के साथ बहुत पुराना और पवित्र रिश्ता है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ, बेशक मेरी सेहत इतनी ठीक नहीं थी, पर मेरी ये जो अमित जी के मेरे दिल में इज्जत है, सत्कार है, उसके लिए मैंने कहा कि मुझे ज़रूर वहाँ पहुँचना चाहिए। और कई खास मेहमान, जैसा कि हमने अपनी इस कवरेज की शुरुआत में ही आपसे कहा, कई खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नेहा जोशी हैं, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस समय स्क्रीन पर हम विशाल पांडे को भी देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। नेहा जोशी, आपके पास आती हूँ। एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और हमारे दर्शकों को भी पता होनी चाहिए, कहा जा रहा है करीब 30 साल बाद पहला चुनाव बीजेपी लड़ रही है लाल कृष्ण आडवाणी के बिना। आप पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, आज मैं कहूं शाह ईरा की शुरुआत होने जा रही है। नमस्कार अदिति। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी लाल कृष्ण आडवाणी के बिना हमारी पार्टी न थी न होगी। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमारे मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह सदा पार्टी के साथ है। तो ये कहना कि उनके बिना हम चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल गलत होगा। उनके आशीर्वाद के साथ आज माननीय अमित शाह जी अपना नॉमिनेशन वहां दाखिल करेंगे। उम्र का एक तकाजा होता है, एक नई जनरेशन आती है, बदलाव लाजमी है। उसी क्रम में आप इस बदलाव को देखें और अमित शाह जी आज से एक नई पारी की जरूर शुरुआत करेंगे। लेकिन आडवाणी जी बिल्कुल उनके साथ खड़े, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। ठीक है, विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ये बताइए कि बड़े इवेंट की तैयारी है आज, एक मेगा इवेंट हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से एक रोड शो का आयोजन किया गया है और कौन कौन से एरिया से जाएगा ये भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सबसे पहले तो बताइए तैयारियां किस तरीके की हैं, चूंकि 10:40 पर पहले रोड शो होगा, फिर 1:20 पर नामांकन फाइल करेंगे।
देखिए शिरीन, बीजेपी अमित शाह के इस नामांकन के कार्यक्रम को बहुत ही भव्य बनाने की तैयारी बहुत पहले से कर रही थी और आज रोड शो के जरिए बीजेपी एक तरह से अपने लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत गुजरात में कर देगी। अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की सरखेज विधानसभा से लगातार कई बार अमित शाह विधायक रह चुके हैं। पहली बार अमित शाह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ आप देखिए एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रमुख इस वक्त अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या प्रकाश सिंह बादल हो। तो अमित शाह के इस नामांकन के जरिए बीजेपी कई तरह का संदेश देना चाह रही है, क्योंकि अगर आप देखिए आपको विधानसभा चुनाव के नतीजे याद होंगे, गुजरात में तो कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक बीजेपी के आ गई थी। महज कुछ ही सीटों के अंतर से बीजेपी गुजरात में विधानसभा का चुनाव जीती थी। उसके बाद से ही बीजेपी ने गुजरात में इस बात पर रणनीति बनानी शुरू की कि कैसे 2014 का जो प्रदर्शन था, 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास आई थी, उसको कैसे दोबारा बीजेपी 2019 में जीते। इसी कारण से अमित शाह को गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जब अमित शाह चुनाव लड़ेंगे तो गुजरात के जो बीजेपी के सभी वर्कर्स हैं वो यूनाइट रहेंगे और 26 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में चल रही है। और इसका असर सिर्फ गुजरात में नहीं होगा आदित्य और शिरीन, इसका असर आप ये कह सकती हैं कि अगर मध्य भारत की पूरी कमान आप देखिए तो वो अमित शाह के हाथ रहेगी। हेडक्वार्टर गांधीनगर एक तरह से होगा। गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र हो या फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करिए, तो इन सब राज्यों का एक तरह से एपिसेंटर गुजरात बनेगा जब गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज नारायणपुरा से रोड शो की शुरुआत कर लगभग 1:20 पर अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी कुशल रणनीति के कारण ही अब तक अमित शाह जाने जाते हैं। बिल्कुल विशाल, उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने कुछ ऐसे समीकरणों को बिगाड़ा और जोड़ा है, बदला है कि बड़े बड़े चकमा खा जाते हैं और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को लेकर अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा होती आई है। और आज वही अमित शाह गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और श्रीन, एक बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार में ये अडवाणी ईरा, वाजपेयी ईरा के खत्म होने और शाह ईरा के शुरू होने की बात करें, क्योंकि जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं दरअसल वो सीट बीजेपी के दो स्टालवर्ट्स, जी हां, दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से लड़े हैं। और 1989 से लगातार इस पर कब्जा भी है। और आप जैसा बोल रही थी कि पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी के बगैर, हालांकि इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे और उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब यहां पर अमित शाह को उतारा गया है, तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये सीट। नामांकन की तमाम तस्वीरें और विजुअल्स भी इस वक्त आप देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन एक खास तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर 1991 की तस्वीर है। इस तस्वीर में खास तौर पर अगर बात की जाए तो आपको आडवाणी साहब दिख रहे हैं, साथ ही आप और किसे देख पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। और सोचिए जरा, आई थिंक इट्स थर्ड रो जहां पर अमित शाह को देखा जा सकता है। नामांकन पत्र भरते हुए ये तस्वीर है। कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है कि करीब 28 साल बाद, कितने साल बाद कहना चाहिए, उन करीब 28 साल बाद ये तस्वीर कैसे जो थर्ड रो में कार्यकर्ता है आज वो प्रेसिडेंट बनकर नामांकन भरने जा रहा है और उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। नेहा जोशी, हर कोई इस समय आपके शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा है। सहयोगी दल वहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, वो मंत्री हैं जो सरकार में, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह के इम्पैक्ट पर बीजेपी की नजर है? और ये देखते हुए भी कि शाह साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो पैन इंडिया उनका प्रचार रहेगा, उनका ज्यादा समय गांधीनगर से बाहर ही बीतेगा। क्या कह रहा है वर्कर, क्या पता चल रहा है आपको? अदिति, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका देना चाहूँगी। ये बहुत सुंदर एक तस्वीर जो आपने हमारे साथ साझा करी है और मैं कहूँगी यही हमारी पार्टी की जो एक ब्यूटी है कि आप देखिए तीसरी पंक्ति में जो 28 साल पहले कार्यकर्ता खड़ा था, एक बूथ लेवल कार्यकर्ता उस समय अमित शाह जी थे और आज वो पार्टी प्रेसिडेंट है। लगातार उनके नेतृत्व में पार्टी आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो एक करिश्मा है वो तो है ही, लेकिन अमित शाह जी की जो रणनीति रहती है वो बहुत प्रभावी रहती है और इस चुनाव में भी बिल्कुल वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश के संगठन को वो लीड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गांधीनगर एक पारंपरिक सीट रही है भाजपा के लिए। बहुत ज्यादा समय शायद अमित शाह जी वहां दे भी ना, लेकिन हमारे वहां पे 7 में से 5 विधायक हमारे हैं। लगातार वहां पे हमारी जीत रही है, लोगों के बीच में एक प्रभाव पार्टी का है, तो उसका एक मैसेज पूरे देश में जाना लाजमी है। आज ये जो रोड शो है
और जो शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आप कह रहे हैं, आप देखिए देश भर से तमाम बड़े नेता हमारे जो एलाइज हैं, एनडीए इस समय सबसे बड़ा प्री पोल कोएलिशन है, तो कितने भी गठबंधन महागठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, तथ्य ये है कि प्री पोल सबसे बड़ा कोएलिशन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। तो एक मैसेज आज पूरे देश में जरूर जाएगा कि कोई एक पार्टी है जो किसी रिस्पॉन्सिबल कोएलिशन को, सस्टेनेबल कोएलिशन को लीड कर सकती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन नेहा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि पारंपरिक सीट है, चलिए ये आपने ठीक कहा, साथ ही आप ये भी कह रही हैं कि पार्टी मजबूती के साथ है, तो फिर इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? आप ये भी मान रही हैं कि पूरी तरीके से हम पूरे उसके साथ आएंगे, बहुमत के साथ भी आएंगे और वहां पर स्थिति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में भी है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन और नामांकन से पहले ये सवाल उठ रहा है। नहीं श्रेन, देखिए चुनाव का माहौल है और कार्यकर्ता भी मोबिलाइज्ड रहता है, कार्यकर्ता की भी इच्छा रहती है। गांधीनगर के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि बहुत भव्य तरीके से अमित शाह जी का स्वागत करें, एक रोड शो हो और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करें। तो देखिए चुनाव एक तरीके से एक त्योहार भी होता है डेमोक्रेसी में, तो उस त्योहार को सेलिब्रेट करने का हमारा यह तरीका है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हमें लग रहा है कि कुछ कम है या ज्यादा है। ये तो हमारी मतलब हमें खुशी है, गांधीनगर की जनता की आज खुशी है, वहां के कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि आज मौका मिल रहा है उनको। अमित शाह के गांधीनगर से चुनाव लड़ने के बहुत मायने हैं, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ गुजरात में 26 की 26 सीटें अपने पास रखना चाहती है, ये देखते हुए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से कांटे की टक्कर मिली थी, उस फैक्टर को निगेट करना है। दूसरी तरफ एक पैन इंडिया इंपैक्ट की बात कही जा रही है। क्या है वो इंपैक्ट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, कितनी कामयाब बीजेपी आज की तारीख में उसमें होती हुई दिखती है? देखिए आदित्य, बिल्कुल अमित शाह का लोकसभा चुनाव लड़ने का सीधा मैसेज बीजेपी की तरफ से यही है कि अब अमित शाह एक तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं उन सभी राज्यों में जहां पर थोड़ा बहुत भी बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही थी। क्योंकि अगर आप देखिए, अमित शाह एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। पोल एजेंट के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अमित शाह आज बीजेपी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपको याद होगा, पोल एजेंट से वो एबीवीपी के कार्यकर्ता बनते हैं, उसके बाद युवा मोर्चा में जाते हैं और फिर बीजेपी स्टेट के सेक्रेटरी बनते हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और जब खास बात ये थी अदिति, 2013 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 73 सीटें एनडीए के खाते में लाकर दी उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सभी के सामने है। आज लगभग 19 से 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो अमित शाह के इसी चुनावी प्रबंधन की वजह से ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और बीजेपी को यह लगता है कि अगर गांधीनगर से अमित शाह खुद चुनावी मैदान में होंगे तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है, इन राज्यों में भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। हालांकि जैसा नेहा जोशी कह रही थी, वो समय बहुत कम दे पाएंगे गांधीनगर में अमित शाह, क्योंकि उनकी लगभग 150 से ज्यादा रैलियां इस लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित वही एग्जैक्टली पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं काडर को, कहीं ना कहीं वर्कर में उसका उत्साह देखने को मिलेगा श्रीन। और इंटरेस्टिंग बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैं कुर्सियां लगाता था। और शाह साहब के बारे में कहा जाता है ये पोस्टर लगाते थे, प्रचारक की भूमिका में होते थे। पूरी बदल गई। लेकिन अब देखिए जरा कि मतलब इसीलिए बीजेपी जो बार बार एक मेंटेन करती है कि डायनेस्टी वर्सेस कार्यकर्ता वाला जो बार बार हमला करती है विपक्ष के ऊपर, इन तस्वीरों के जरिए वो एक्चुअली साक्षात होता दिखाई देता है। बिल्कुल। और मजबूत तरीके से सामने जनता के बीच पहले पकड़ बनाना और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरना, ये बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी रखती है। और इसीलिए लगातार अमित शाह ने भी कितनी मेहनत की अदिति, वो एक एक बूथ पर पहुंचे। और ऐसा पहली बार हुआ कि 7 राज्य ऐसे थे कि पहली बार वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। और इसका पूरा श्रेय अगर कहें तो कहीं ना कहीं अमित शाह को जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़े गए। हमारे साथ यहाँ पर दीपक झा भी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। दीपक झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी आज का ये नामांकन और उससे पहले ये मेगा इवेंट आपके नजरिए में क्या है, किस तरह से देख रहे हैं आप? ठीक है, देखिए आप लोगों ने जैसे बताया कि बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, ठीक है, मोदी जी आज बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलैरिटी है, अमित शाह की भी उतनी ही पॉपुलैरिटी है। तो मैं कहता हूँ इनको तो उतने सामान्य तरीके से जाना चाहिए और जनता से कहना चाहिए कि मुझे आप पे यकीन है, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करूँगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा आम आदमी की लाइफ को। और इतनी बड़ी रैली करने की इनको क्या जरूरत होती है? ये आते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं,
तो इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं। दीपक जी सॉरी इनकी इंटरप्ट कर रही हूँ, बौखलाहट- सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। एक मेगा शो कर दिया तो बौखलाहट हो गई। एक सेकंड रुक जाइए, तस्वीर जरा बोल, आपको मैं काउंटर क्वेश्चन दूंगी, आप 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। सुबह सुबह ना आराम से बात करेंगे, हमारे दर्शक जो है जाग रहे हैं, उनको हाई डेसिबल नॉइस नहीं देते। लेटेस्ट पिक्चर्स आ रही है, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को आप देख पा रहे हैं और 1:20 पर उनका नामांकन भरने का कार्यक्रम है और उससे पहले 10:40 पर ये बड़ा रोड शो, 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, और लगातार जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज से बीजेपी में शाह ईरा की शुरुआत हो रही है और जो वाजपेयी आडवाणी ईरा था फॉर्मली औपचारिक तौर पर खत्म हो गया, लेकिन काफी रिलैक्स, काफी खुश, जोश और जज्बा दिख रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। तो दीपक झा, अमित शाह 4 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं तो वो बौखलाहट है। प्रियंका गांधी वाड्रा जगह जगह पर जाकर रोड शो करें तो वो जनता के साथ संवाद है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भाई? की बात नहीं है। देखिए आज सत्ता में कौन है? आप हैं, मोदी जी हैं, तो क्या सत्ता में रहने वालों को हक नहीं है? पॉपुलैरिटी है, ये तो कहते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं 50 सालों तक राज करेंगे। तो आप तो दिल्ली में अनाउंस करिए, बैठिए और कहते हैं मोदी वर्सेस, तो इनको जनता के बीच नहीं जाना चाहिए। दीपक जी लॉजिक क्या है? मैं आपसे ये जो आप कहना चाह रहे हैं इसका लॉजिक समझना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर जनता के बीच ना जाए। वो देखा है हमने, 10 साल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जनता के बीच नहीं जाते थे। आज आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? किस मुद्दे को आप भड़काना चाह रहे हैं? अपनी किस खामियों को छिपाना चाह रहे हैं? जनता को किस मुद्दे पे जोड़ना चाह रहे हैं? ये इनका बौखलाहट। अच्छा, मेगा शो से बौखलाहट और नाकामियां छिप जाती है। बिल्कुल नाकामियां, मेगा शो से नाकामी छिप जाती है, ये आप मुझे बता रहे हैं सर, आप ही मुझे बता रहे हैं। ठीक है, विष्णु पांड्या हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है सर, ठीक है, विष्णु पांड्या सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु पांड्या, गुड मॉर्निंग सर। ये जो तस्वीरें इस समय मैं नहीं जानती आप देख पा रहे हैं सर, नहीं देख पा रहे, लेकिन 2 बातें बहुत बड़ी शाह साहब के नामांकन से जुड़ी हुई। एक तो ये फॉर्मली जो वाजपेयी आडवाणी ईरा था उसको बार बार हर एक्सपर्ट कह रहा खत्म हो जाता है, आज से शाह ईरा की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, बीजेपी जिस इंपैक्ट की उम्मीद करिए ना सिर्फ गुजरात में बल्कि इंडिया भर में, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को? देखिए, अमित शाह का गुजरात से चुनाव लड़ना ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लेकिन गुजरात के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बनी है। इस बार जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा गुजरात से लोकसभा में, तो ये एक सबसे बड़ी घटना है। दूसरी बात है, अहमदाबाद ने अमित शाह की पॉलिटिकल कैरियर देखी है, धीरे धीरे विकास उनका हुआ है। 83 के बाद वो राजनीति में आए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी थे, लेकिन उनकी विरासत 75 या आपातकाल या ऐसा जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष थी, विष्णु पांड्या जी, वो नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सर, आडवाणी जी सम्मानित नेता थे भाजपा के, उन्होंने गांधीनगर से अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लड़े हैं। तो एक बड़ी घटनाक्रम नहीं है सर कि अध्यक्ष, भाजपा का पहला अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहा है गांधीनगर से। सॉरी, मैं आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, आपने सुना नहीं, गुजरात से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बना वो सर, इसमें मैं आडवाणी जी का वो आडवाणी जी भी तो प्रथम अध्यक्ष थे, अद्वितीय थे, लेकिन अध्यक्ष तो पहले इनसे पहले वही हुए हैं। नहीं, लेकिन वो गुजरात से नहीं थे, ये गुजराती है। समझ रहे हैं ना दीपक जी, वो ये कह रहे हैं गुजरात से आने वाले। अब आप सर उनको बोलेंगे पाकिस्तान लाहौर में पैदा हुए हैं। अरे दीपक झा जी प्लीज, आप ये हर बात में ऐसे नहीं, हर बात में ऐसे नहीं, प्लीज लेट्स रिस्पेक्ट ऑल द पैनलिस्ट। पांड्या साहब, सर आप बात पूरी कीजिए सर, आप बात पूरी कीजिए सर, प्लीज आप बात पूरी कीजिए जल्दी से सर, प्लीज बात पूरी कीजिए आप। तो मैं ये कह रहा था, टेक्नोलॉजी कंस्पायर्स। जब आप किसी को सुनना चाहें, कई बार आपको तभी टेक्नोलॉजी धोखा दे सकती है। और ये देखिए तस्वीरें फर्स्ट ऑन जी हाँ, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, उनके नामांकन पर ये मेगा कवरेज, हर तस्वीर, हर जानकारी, एक्सपर्ट्स की राय, पार्टी का पक्ष, विपक्ष का पक्ष,
निष्पक्ष आप तक पहुंचाने का जी न्यूज का वादा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बहुत ही खुश, बहुत ही रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज। शिरीन, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं और ऐसा दिन होता है ना, तो हर बात को लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। और अब ये शायद मेरे ख्याल से रोड शो शुरू करने से पहले वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मंदिर में भी दर्शन टीका लगाया हुआ है, पूजा पाठ किया है, टीका लगाया हुआ है और बहुत ही रिलैक्स्ड, कूल, जिसको बोलते हैं एकदम, और बच्चे को भी प्यार कर रहे हैं। यानी कि किसी तरीके का यहाँ उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और बड़े दिन की चूंकि शुरुआत होने जा रही है और वहां गांधीनगर में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज नामांकन फाइनल करना है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण दिन है, दिन भर थकावट रहेगी और इसीलिए शायद ये सुकून के पल हैं जो अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं अमित शाह। नेहा जोशी लगातार हमारे साथ बनी, तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन तमाम पक्ष भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बातें, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है, इलेक्शन की बात जब होती है तो हम बात जी न्यूज की करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको खबर दिखाते हैं, खबर के मायने भी समझाते हैं। नेहा जोशी, दीपक झा बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप तो बौखलाए हुए हैं, ये मेगा शो, ये सहयोगियों को एक साथ बुलाना, ये जो पूरा स्पेक्टेकल है, ये दरअसल आपने अपनी सुरक्षा की भावना को, अपने डर को छिपाने के लिए किया है। मैम, आपका काउंटर। अदिति, दो लाइनें याद आ रही हैं दीपक झा जी के लिए। ट्विटर पे किसी बीजेपी समर्थक ने लिखी थी कि चोर कांपे, चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार, देश का कण कण बोल रहा है मैं भी चौकीदार। तो आज जो आप ये देख रही है ना, दीपक झा जी वहां बोल रहे हैं, कई लोग कांग्रेस कार्यालय में भी इस तरह की बातें कर रहे होंगे। आप तस्वीरें देखिए, आप स्वयं तस्वीरें दिखा रही हैं, एक कॉन्फिडेंट लीडर आपको दिख रहा है, एक ऐसा लीडर जिसने एक बूथ कार्यकर्ता के तौर पे शुरू किया, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंडल, एक एक डिस्ट्रिक्ट जोड़कर कई राज्यों में सरकारें इन्होंने हमारी बनाई, केंद्र में एक निर्णायक सरकार 5 साल चलाई और 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया हमने, उसका कॉन्फिडेंस आपको अमित शाह जी के चेहरे पर दिख रहा है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता तो है ही, लेकिन साथ में मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। 5 साल तक किया गया हमारा काम है जो हमें जीत दिलाएगा। जहां तक दीपक झा जी की जो बात है, अरे साहब, गांधीनगर की जनता का भी तो कुछ सेंटिमेंट होगा, क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनका नेता आगे उनके बीच में उनसे वोट मांगे, उनसे बातचीत करे, उनके साथ समय बिताए और एक मैसेज गांधीनगर की जनता के जरिए पूरे देश पर जाए। मुझे लगता है अगर मैं गांधीनगर की रेजिडेंट होती तो मेरे लिए तो एक गौरव की बात होती कि मैं ऐसे रोड शो में सम्मिलित हूं। और ये लोग कौन है? कोई बाहर से आके लाने वाले लोग हैं, प्रमुख नेता आ रहे हैं, लेकिन लोग तो आज गांधीनगर के ही सड़कों पे उतरने वाले हैं ना। उनके शायद आदत हो गई है ना, शायद आदत हो गई है कि अगर जनता ने स्वीकार कर लिया तो ठीक है ना, फिर जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? वही जनता की जरूरत, चुनाव आप जनता के बीच ही जाकर लड़ते हैं ना, जनता से जाके वोट मांगते हैं ना, जनता की अदालत में पेश होते हैं ना। दीपक झा, बहरहाल बड़ी कवरेज, बहुत समय आपके पास, बहुत समय आपके पास अटैक करने के लिए। जी हाँ, सवाल सीधा सा, क्या शाह संकल्प से इस बार होगी मोदी विजय? 2014 में आपको याद होगा एक बहुत स्ट्रांग मोदी वेव थी और अब 2019 कई राज्यों में तस्वीर बदली, असेंबली इलेक्शंस में भी, और साथ ही हम अब नेशनल लेवल के इलेक्शंस पर जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल है, बीते 5 साल के काम पर प्राइम मिनिस्टर अपना वोट मांग रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं रुक कर रही हूं मेरे सहयोगी विशाल पांडे का। विशाल, मेरा सवाल ये भी है, हमारे दर्शकों को ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है, जो सहयोगी है, चाहे आज उद्धव ठाकरे वहां पर हो, रामविलास पासवान वहां पर हो, प्रकाश सिंह बादल वहां पर हो, और जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्स्टिट्यूशन देख रही थी कि कौन कौन किस वर्ग के कितने लोग, क्या है, कैसा है, उसके साथ फिट होता है। दलितों को के साथ पासवान जी का चेहरा, मराठी के साथ उद्धव ठाकरे का चेहरा, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। देखिए आदित्य, इसमें दो रणनीति बीजेपी की है। एक तो ये मैसेज देना आज लोकसभा चुनाव के बीच में कि जो सहयोगी दल हैं वो एक साथ है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी, पासवान भी आपको याद होगा जब संसद का सत्र चल रहा था तो आंखें तरेर रहे थे, शिवसेना अलग से बीजेपी पर हमलावर थी, इसके अलावा कुछ प्रकाश सिंह बादल को लेकर भी बीच में अनबन की बात आ रही थी। लेकिन अब चुनाव के वक्त ये जो 3 बड़े सहयोगी हैं बीजेपी के, वो एकजुट है और अमित शाह के नामांकन में पहुंचने का मतलब यह है कि इन्हें ये स्वीकार है कि अमित शाह गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इतने बड़े नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, प्रकाश सिंह बादल और रामविलास पासवान हो, वो अमित शाह के नामांकन में पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो ये भी मैसेज देने की कोशिश है कि जातीय समीकरण है, हम फिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सहयोगी दल बिल्कुल मजबूती से अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अमित शाह
का जो कद है वो भले उन्होंने अब तक लोकसभा चुनाव न लड़ा हो, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये जो कद है वो सभी सहयोगी दलों को स्वीकार है। एक बीजेपी का मैसेज और विशाली खासियत है बीजेपी की कि भले ही कितना लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन एंड मोमेंट पर जब आखिरी वक्त आता है तो बीजेपी अपने सहयोगियों को मना लेती है, और ऐसा भी इस बार देखने को भी मिल रहा है। नेहा जोशी, एक बात बताइए, पिछले इलेक्शन में पूरी सीटें आप लोग लेकर चले गए थे, क्लीन स्वीप कर दिया था, हालांकि बाद में समीकरण बदले, इस बार मुद्दे भी बेहद अलग है। और दूसरी चीज ये भी कि जब बीच में विधानसभा चुनाव आए तो इस बार 2017 की मैं बात कर रही हूं, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो क्या इस बार स्थिति आपको ऐसी लग रही थी कि गेम चेंजर अमित शाह को इतने बड़े लेवल पर उतारने की जरूरत है और इतने बड़े रोड शो की भी जरूरत है, किसी खास तरह का मैसेज देना जरूरी हो गया था इस बार इलेक्शन में? नहीं, मैं बार बार यही कह रही हूँ शिरिन आपसे कि इसमें कुछ नया देखने की शायद लोगों को दिख रहा हो, लेकिन हमारी तरफ से जो एक मैसेज है वो बहुत क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहली बार वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए एक पारंपरिक सीट है, वहां लोग उन्हें हमेशा हमारा साथ दिया है और एक जरूरी था कि एक भव्य तरीके से हम इसीलिए इस कार्यक्रम को आयोजित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें कॉन्फिडेंस देखिए। आपने खुद ही कहा कि अमित शाह जी पूरे देश में रैलियां करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन उसके बाद भी आज जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है सीट से लड़के, आप इसको इस तरीके से भी देख सकती हैं कि कई समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि क्या अमित शाह जी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था। एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है एक लीडर का कि जिन्होंने वहां से लगातार विधायक रहे हैं। तो ये जो समीकरण आप बोल रहे हैं ना कि विधानसभा चुनाव, देखिए चुनाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारे साथ हमारा नेतृत्व है, हमारे अलायंसेज हैं, हमारे सारे घटक दल जो ठीक है, वो आप आज शोकेस कर रहे हैं, आप अपने इस मेगा रोड शो के जरिए आप शोकेस कर रहे हैं। दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगी, दीपक झा आऊंगी आपके पास, लेकिन अहमदाबाद पहले अपने दर्शकों को लेकर चल रही है क्योंकि एक्शन जो है ना वहीं पर होना है। हमारे साथ गौरव पटेल है। गौरव पटेल, तस्वीरें दिखाइए, कुछ ताजा अपडेट है वो बताइए। 10:40 पर ये रोड शो शुरू होना है, आपसे करीब ये लगा लीजिए 1 घंटे बाद। क्या चल रहा है वहां पर, दर्शकों को तस्वीर भी दिखाइए और कुछ नए अपडेट जो है वो पहुंचाइए। जी, मैं अभी खड़ा हूँ अमित शाह के घर के बाहर की, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इस गली से थोड़ा आगे अमित शाह का घर आया हुआ है। वहाँ पे आज सवेरे से ही उनके जो समर्थक है वो आया करते थे। सबसे पहले बात कर दे तो अनिल जैन और भूपेंद्र यादव की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने शुभेच्छा भेंट की अमित शाह से। उसके बाद जो स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु संत है वो भी अमित शाह के घर पहुंचे थे और उन्होंने भी अमित शाह के साथ मुलाकात की और उनको आशीर्वाद दिए कि वो इस सीट से अच्छी तरह से चुनाव जीते। दूसरी बात कि छोटा उदयपुर जो सीट है वहां के विजय महाराज जो जैन मुनि कहे जाते हैं, वो जैन मुनि भी यहाँ पे पहुंचे थे, वो भी एक दावेदार माने जाते हैं इस सीट के। उन्होंने भी इस सीट की मांगनी की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनका जो कॉन्वे है वो अभी तैयार हो चुका है, पूरी सिक्योरिटी लग चुकी है वहां पे और कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ से निकलते हुए रास्ते में एक परमेश्वर महादेव का मंदिर आएगा, वहां पे शायद वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद अमित शाह यहाँ से निकलेंगे और जो नारायणपुरा जो सीट जो उनका रोड शो शुरू होने वाले वहां पे पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात कि सरदार पटेल जो स्मारक है, जो सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, वहां पे वो पहले प्रतिमा पे फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद एक महा रोड शो का आयोजन की शुरुआत होगी जो गांधीनगर तक चलेगा। दूसरी बात यह कि गांधीनगर ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, तो यहाँ पे से अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी सब लोग जीत के आए हैं। तो एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि गुजरात की 26 सीट जीतनी हो तो कोई बड़ा नेता गुजरात से लड़ता है तो उसका इफेक्ट बाकी की 25 सीटों पर पड़ेगा। इसलिए शायद अमित शाह ने दरअसल वो गुजरात का प्राइड है। और कई जानकारों ने, दीपक झा, यही कहा था जो मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी थी, वो जो फर्क रह गया था ना कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो उसमें बहुत डिसाइसिव फैक्टर साबित हुआ था 2017 में। राहुल गांधी जगह जगह जाकर छोड़ छोड़ चिल्ला रहे हैं, गुजरात में उनको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। गुजरात प्राइड हर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ बहुत सम्मानीय नेता, बहुत बड़े नेता हैं और भाजपा को आज ऐसा कौन सा डर है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सर आपसे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को लेकर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं, मैं कह रहा हूँ भाजपा के जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, के खिलाफ किसको उतारेगी? एनसीपी के साथ तो खींचतान चल रही है पहले चुनाव नहीं लड़ते,
जो पहले चुनाव नहीं लड़ते थे, आज ऐसी क्या स्थितियां बन गई, कौन सा ऐसा डर पैदा हो गया कि सारे नेताओं को कह रहे हैं जाओ भाई लोकसभा चुनाव लड़ो। इतने बड़े तभी किसी को उतारना चाहिए क्या? मतलब अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो जरूरी है कि उसके पीछे किसी ना किसी का डर है, क्योंकि इनको अपने कार्यकर्ताओं पे, इनको अपने छोटे नेताओं पे भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। अगर मोदी जी ने इतने काम किए थे तो किसी को भी टिकट दे देते यार, कहीं से भी कहते जाओ लड़ो चुनाव, लेकिन वो परिस्थितियां बदल गई, वो परिस्थितियां बदल गई। ठीक है नेहा जोशी, ठीक है सुनिए नेहा जोशी आपको काउंटर दे रही है। चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? राहुल गांधी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने उनको ऐसा भगाया है अमेठी सीट कि आज दूसरी सेफ सीट तलाश रहे हैं। प्रियंका जी तो चुनाव ही नहीं लड़ने वाली है। तो बौखलाहट कहाँ है और किस कैंप में है, ये सारा देश देख रहा है। सरकार नेशनल टेलीविजन पर आप हैं। ये बताइए मोदी जी ने अमित शाह जी का चेहरा देखिए, तेज देखिए, एक कॉन्फिडेंट नेता कैसा होता है जो जमीन से उठकर आया हो। कई बार क्या होता है नेहा जी, कॉन्फिडेंट होता नहीं लेकिन दिखाना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पा रहे। नहीं, मैं कहता हूँ ना कई बार हम कॉन्फिडेंट होते नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस सेफ सीट है इसीलिए वहां से, या फिर किसी तरह का डर है इसीलिए अमित शाह को उतारा गया है, या फिर ये रोड शो इसलिए किया जा रहा है चूंकि जरूरत थी इसकी। मैं पूरी पार्टी पे सवाल उठा रहा हूं। हो सकता है ना किसी की भाजपा की जो नीति है, रणनीति है, स्ट्रेटजी है, ये अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव में लड़वाना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, वो बड़े नेता और किस लिए, क्योंकि हमारे जो छोटे नेता हैं वो बड़े नेता और किस लिए बड़े हैं? अगर पार्टी के बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं, आपके पास गिन के 2 हैं। ठीक नेहा जोशी आपसे भी और दीपक झा आपसे भी। सुनिए, देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व मनाने जा रहा है। दीपक झा जी, अगर आप जनता के नेता नहीं हैं तो आपको किसी कुर्सी पर बैठने का इस देश में हक नहीं होना चाहिए। अगर आपको जनता नहीं चुनती तो आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर अमित शाह जनता के बीच जा रहे तो आपको आपत्ति हो रही है। मुझे इस बात को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, हैरानी हो रही है। ठीक है, मैं विष्णु पांड्या के पास जा रही हूँ। ठीक है, नहीं, आप इतनी देर से बोल रहे हैं बट आप तर्क का कुतर्क कर रहे हैं सब। विष्णु पांड्या चुनाव हार जाते हैं, विष्णु पांड्या चुनाव हार जाते हैं, जनता के सिंहासन पे बैठने। राहुल गांधी 2 सीट पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, हार जीत ये सारे डर सब जगह। ठीक है विष्णु पांड्या, ये जो कॉन्टेस्ट है गांधीनगर में, अगर ये कॉन्टेस्ट साबित होता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको कैसे एक चैलेंज भी पोस्ट कर पाएगी? पहला सवाल मेरा ये, हालांकि कभी भी अभी तो गेंद भी नहीं फेंकी गई, अभी तो वोट भी नहीं पड़ा जैसे कि क्रिकेट में कहते हैं, लेकिन फिर भी। और दूसरा, गुजरात की ये हिस्ट्री है, वो अपने प्राइड को सबसे ऊपर रखता है। ये हमने देखा है 2014 में भी। ये बात सही है कि गुजरात की अस्मिता भी इसमें शामिल है। और अमित शाह यदि चुनाव लड़ते हैं तो ये डर के कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बनाई है और रणनीति के साथ रणभूमि भी है कि इस बार पूरे देश में ऐसी सरकार बननी चाहिए कि जिस सरकार में इतने मजबूत नेता वो हो कि जो भारत को अराजकता से और अस्थिरता से बचाए। इसी कारण अमित शाह को यहाँ से खड़ा किया है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नेता हैं इनके पास, और आपने भी बोला देते जी कि जनता चुनती है और तब सत्ता पे बैठता है, वो किसी भी पद पे बैठ सकते हैं। जेटली जी बहुत बड़े चुनाव जीते थे, मुझे लगता है अमृतसर में, दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि क्या हाल हुआ था। स्मृति ईरानी जी अमेठी गई थी, चुनाव हारी थी, और फिर ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी जी की, इनको मंत्री बनाना पड़ गया, जेटली जी को मंत्री बनाना पड़ गया। ये तो जनता के साथ अन्याय है, धोखा है। चुनाव हारे या जीते, इनको मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ अगर चुनाव हारते भी हैं तो लोगों के बीच जा रहे हैं ना, उन्हें अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मंत्री बनाइए लेकिन जीते हुए नेताओं को बनाइए। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। जी न्यूज़ पर पयोधी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये देखिए उनका कॉन्वॉय, नामांकन उनको भरना है 1:20 पर। उससे पहले सुबह की तस्वीरें, माथे पर देखिए तिलक लगा रखा है, मंदिर गए थे इससे पहले। हाँ, और परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, सबसे आशीर्वाद लिया। यूं कहें परिवार का इसमें बहुत जरूरी होता है, बहुत टच्ड होते हैं फैमिली से सभी लोग, और ऐसा दिखा भी बहुत ही आम सा था, जैसे आम फैमिली
फैमिलीज में होता है। अमित शाह आज अपनी पत्नी के साथ थे, अपनी फैमिली के साथ थे और मंदिर गए, पहले वहां पे पूजा अर्चना की, उसके बाद शुरुआत, क्योंकि अदिति उन्हें पता है आज दिन बहुत बिजी होने वाला है, समय नहीं मिलेगा, तो फैमिली फर्स्ट। और देखिए हम अपने दर्शकों को ना पयोधी, हम जी न्यूज पर बार बार ये बात कहते हैं, इलेक्शन मतलब जी न्यूज, क्योंकि हम खबर ही नहीं दिखाते, खबर के मायने समझाते हैं। और वर्कर में जबरदस्त उत्साह है और यही वजह भी रही। देखिए अमित शाह का नामांकन दरअसल कई सारी बातों को बताता है। ये बताता है बीजेपी जिस बात पर बार बार कहती आई है, ये कि बीजेपी में तो एक कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, गुजरात का सीएम बन सकता है, किसी भी सूबे का सीएम बन सकता है, पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा, ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। आप याद कीजिए 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टफ फाइट दी पयोधी बीजेपी को, और उसको नेगेट करने के लिए बीजेपी की तरफ से इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। गुजरात की सीटों को ही सिर्फ टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरे भारत में इसके इंपैक्ट की बात कही जा रही है। सहयोगी दल आज पहुंच रहे हैं, रामविलास पासवान पहुंच रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल पहुंच रहे हैं, आप लगा लीजिए उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर काफी तनातनी पहले देखी गई। इस समय आपको सीधे पयोधी लेकर चलते हैं हेतल पारिक के पास, गांधीनगर से हमारे साथ हैं। हेतल, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, जोश, उत्साह, जुनून। क्या अपडेट और तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं जी न्यूज पर आप? जी देखिए, हम मेरे पीछे ही जो गांधीनगर कलेक्टर कचहरी है, जी सेवा सदन है, जहां अमित शाह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उस नॉमिनेशन से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गांधीनगर के हर चौराहे पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अमित शाह का भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत, भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से एक भातीगढ़ संस्कृति जो गुजरात की है, भारत की है, उस संस्कृति को मद्देनजर रख के सब लोग यहाँ पुरजोश से अमित शाह का स्वागत करेंगे। और उसके बाद वो अपने यहाँ कलेक्टर का स्थानीय इकाई का जो फॉर्म नॉमिनेशन किया जाता है वहाँ पर जाएंगे। ये ढोल नगारा बजेंगे और यहाँ इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि जो संदेशा देना चाहे, पूरे गांधीनगर में देशभक्ति के गीतों को भी फरमाया जाएगा। यानी इस तरह से देखा जाए तो अमित शाह का नॉमिनेशन फाइल करते समय के पास पूछिए जरा, क्या कहना चाहते हैं बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से? गुजराती में कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? गुजरात के प्राइड की बात लगातार की जा रही है हेतल, यहाँ पर पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं, वो भी दिया जाएगा। जी हेतल, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो, पीछे बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है ना पयोधी, कलर गुजरात। और अभी इससे पहले हम देख जाना चाहते थे कि महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी बाकायदा, तो ये प्यार है ये कह लें, क्योंकि ये हमेशा अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, तो आज एक पूरा परिवार साथ लेकर चलेंगे रोड पर अमित शाह। और एक और तस्वीर मैं चाहती हूँ हेतल, हम चाहते हैं आपके पीछे जो कलाकार हैं, अगर आप उनसे हमारे दर्शकों तक बात पहुंचा पाए, वो क्या कहना चाहते हैं अमित शाह से? जोश, उत्साह, कलर, गुजरात का प्राइड, गुजरात की अस्मिता, बहुत सारी चीजें इन तस्वीरों को, इसलिए पयोधी हम अपने दर्शकों से बार बार कह रहे हैं, इन तस्वीरों को सिर्फ अमित शाह मत समझिए। ये तस्वीरें बीजेपी की पॉलिटिक्स, ये तस्वीरें हिंदुस्तान की बदलती पॉलिटिक्स, ये तस्वीरें कार्यकर्ता की बीजेपी प्रेसिडेंट तक पहुंचने की पॉलिटिक्स और वो जर्नी का आने वाला भविष्य तय करने की पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट मैं चाहती हूं अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखाए जो हम थोड़ी देर पहले बार हम दिखा रहे हैं, 91 की एक तस्वीर है, बहुत दिलचस्प वो तस्वीर है। वो तस्वीर इसलिए दिलचस्प हो जाती है, जो लोग इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, उनके नॉमिनेशन की तस्वीर, एक बार फिर से उनके जो नॉमिनेशन की तस्वीर है वही तस्वीर वापस। तो जब वो नॉमिनेशन भरते तो देखिए अमित शाह कितने नंबर पर है, देखिए तो तीसरी रो में अमित शाह आपको दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी बगल में दिखाई देते हैं। आप देखिए यही दोनों चेहरे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसे जोड़ी नंबर 1 भी सियासी हलकों में कहा जाता है, एक मैजिक के तौर पर इस जोड़ी को देखा जाता है। और इनकी सियासत को लेकर और जिस तरह से इन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट छोड़ा है, और बीजेपी यही कहती आई पयोधी पिछले 5 सालों में कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कभी वंशवाद और परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाती है, और हम ऐसी पार्टी है जी, और ये हम हैं कि हमारे यहाँ जो एक आम कार्यकर्ता है वो बीजेपी का प्रेसिडेंट बन सकता है, हम उसे देश का प्रधानमंत्री। इस सफर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अब तक का, यानी कि इस तस्वीर से लेकर जो आज की तस्वीर है, ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जो बाकी नेता हैं वो भी जो पार्टी से जुड़े हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, वो ये बताते हैं कि पार्टी ने किस तरह से अपने आप को मजबूत किया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर कैसे पार्टी के विजन को यहां तक लेकर आए हैं और कैसे वो पहुंचा भी रहे हैं, और ये बहुत कुछ बयां भी करता है। आज
कि ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी मजबूती देना चाहती है बीजेपी खुद को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, और एकजुटता का संदेश एक बार देने की कोशिश इस रोड शो के जरिए अमित शाह यहां से करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, अपना घर गुजरात, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी। और अदिति, आपको भी पता होगा, हमेशा ही कहा गया है कि अगर मोदी नहीं तो अमित शाह, गुजरात में उनकी किसी एक का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुजरात प्राइड की बात कर रही हूं, और कांग्रेस को इस बार अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ही केयरफुली डिवाइस करना पड़ेगा। कैसे अटैक करते हैं राहुल गांधी, ये उनको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। विष्णु पांड्या हमारे साथ हैं। विष्णु पांड्या साहब, लगातार हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि भाई गुजरात की अस्मिता, गुजरात प्राइड, हमने बार बार देखा है गुजरात इसे लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत अपने नेताओं को वो चाहता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व करें। बीते टाइम में हमने देखा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीजेपी यही एम्फसाइज करने की कोशिश करती रही कि हमारे यहाँ जो लीडर वो लार्जर देन लाइफ है। एक आम आदमी का देश का प्रधानमंत्री बन जाना, या एक आम आदमी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाना, यही तो मैसेज बीजेपी लगातार देती आई है, और यही तो उसके फेवर में काम करता है। शामिल है। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक और लोकतंत्रीय ढांचा है, उसमें यह संभव है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी ऊंचे पद तक पहुंचता है, और ये साबित हो गया। अमित शाह या नरेंद्र मोदी या और भी अलग अलग जो नेता थे पहले भी, वो सामान्य कार्यकर्ता थे। पहले दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि सामान्य कर्तृत्व और उससे नेतृत्व, और नेतृत्व में कर्तृत्व, ये जनसंघ की कार्यकर्ता की एक पहचान है। तो ये लोकतंत्रीय ढांचा है। बेकार का सब लोग कहते हैं कि ये तो फासिस्ट है और ये एकाधिकारवादी है। एक बात। दूसरी बात, गुजरात की अस्मिता की बात है। ये परंपरा है। गुजरात में कन्हैयालाल मुंशी नाम के एक बड़े लेखक हो गए, उन्होंने गुजरात की अस्मिता शब्द प्रचलित किया था, और यहाँ से गांधी, यहाँ से श्यामजी कृष्ण वर्मा, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सब यहाँ से निकले। और नवनिर्माण आंदोलन, छात्र आंदोलन यहीं से चला, और फिर पूरे देश में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। तो ये छोटी लेकिन ऐतिहासिक बातें हैं कि गुजरात से कुछ जो शुरू होता है वो पूरी दृष्टि से पूरे कैनवास के साथ, एक राजनीतिक और सांस्कृतिक कैनवास के साथ वो आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसके साथ कुछ सांस्कृतिक महत्ता भी जुड़ी हुई है, विचार भी जुड़े हुए हैं। और इसी कारण ये धीरे धीरे आज तक की परिस्थिति में पहुंचे हैं। विचारधारा की बात बीजेपी करती है, वो आज इस पूरे रोड शो के जरिए दिखाने की भी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर हेतल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आएंगे हम। हेतल, आज ये कहा जा रहा है कि गांधीनगर मतलब बीजेपी का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है, जो अब पूरी रणनीति तय होगी वो यहां से होगी। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़कर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि अमित शाह एक कार्यकर्ता जो जमीन से लेकर अब यहां तक पहुंचे हैं, और हमने उनकी स्ट्रैटेजी के कई पार्ट देखे हैं, लेकिन आज अलग क्या होगा? आज कोई ऐसा पार्ट उनकी स्ट्रैटेजी का, आज कोई ऐसी बात जो लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, कुछ ऐसा साझा करें, पता हो तो। हेतल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वहां पर इस वक्त शोर भी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ढोल नगाड़ों के साथ ये शुरुआत हो रही है। हालांकि वो अपने काफिले पर सवार तो हो चुके हैं अमित शाह, थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन ये भीड़ जो पहले से ही जुटी हुई है, जरा इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात में, हालांकि जब भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो या अमित शाह के लिए ये बड़ी बात रही है हमेशा से, तो ये अपने आप में एक होता है कि ये जो काफिला जब चलता है ना, तो गुजरात के अपने रंग देखने को मिलते हैं। लोग वहां के इसे एक उत्सव के रूप में बनाते हैं, भले ही ये चुनावी रंग है, ये उत्सव है। और वैसे भी लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शंस होते हैं, और जनता की अदालत, आपकी अदालत लगती है, आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आपके हाथ में बटन होता है। हमारे साथ चिंटू शेख जुड़ गए, शिव व्यापार सेना प्रेसिडेंट हैं मुंबई से। चिंटू शेख, अमित शाह का गांधीनगर से, जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वो खुद भी अपने आप में जो बीजेपी के स्टॉलवर्ट्स रहे हैं उनकी सीट रही है, ये जो तस्वीर है उद्धव ठाकरे का वहां जाना, उनके साथ नामांकन में शामिल होना, ये मैसेजिंग क्या है, क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एनडीए की हम लोग एक घटक है। बीजेपी के साथ हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, हमारा गठबंधन सबसे पुराना है, लगभग 25 साल से भी ज्यादा हम उनके साथ हैं। और एक महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े भाई का रोल
और जिस तरीके से अमित शाह ने हमें यहाँ आकर अमित शाह ने जो गठबंधन, जो महागठबंधन तैयार किया है, उसको देखते हुए अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष है, महागठबंधन में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उनका नामांकन के लिए, उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए उद्धव साहब को निमंत्रण आया था। माननीय उद्धव साहब को निमंत्रण को मान देते हुए अरे महागठबंधन पर निशाना एनडीए में जो है अभी जो अमित शाह जी ने निमंत्रण दिया, उसको सम्मान मान देते हुए उद्धव साहब गांधीनगर में जाकर वो बड़े भाई के साथ आए थे, से ले लेंगे। बड़े भाई ने पहले मुंबई में इन्हें मनाया और अब वो ये कहने आए कि भाई ठीक है, जो थोड़ी बहुत नोकझोंक थी वो दूर हो गई है। देखिए छोटे भाई बड़े भाई साथ साथ हैं। चलिए ये भी अपनेपन की बात है। ऑल इज वेल। हाँ, ऑल इज वेल। और अब्दुल रज़ाक खान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं वो विंडो में आपको। अब्दुल रज़ाक खान, कुछ कहना है? सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए दीदी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर आप मद्देनजर रखते हुए आज के दिन देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर 41.4% था और बीजेपी का वोट शेयर 49.1% था। तो सिर्फ 8% का डिफरेंस है। आज बीजेपी से जनता एकदम नाराज है। कोई किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, व्यापारियों के कुछ नहीं किया गया। नोटबंदी से सूरत के व्यापारी जितना तंग हुए हैं, जितना उनको कठिनाई उठाना पड़ी है, उसकी वजह से उन्हीं ने ये कैप्शन बनाया था, हमारी भूल कमल का फूल। तो इस बार दिखाई देगा बीजेपी को, इस बार जनता जवाब देगी। सबसे पहली बात तो ये। उससे पहली बात, जो आडवाणी जी के साथ व्यवहार किया गया है त्रिपुरा में, जब बिप्लब देब जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त पर मोदी जी जिस तरीके से आडवाणी जी को हाथ तक नहीं मिला है, वो सब चीज जनता याद रखी है। जवाब देने का वक्त आएगा। मई 20 पर 3 को आप भी देखेंगी। मतलब बीजेपी के साथ नहीं खड़ेगी गुजरात की जनता। ठीक सर, मैंने आपको ना 1 मिनट 10 सेकंड दिया मैंने। सर मेरे ना 3 पॉइंट्स हैं। मैं चाहती हूँ हम पॉइंट पे रहेंगे ताकि जो वोटर देख रहा है ना उसको क्लैरिटी हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हमारी इस बहस से उसे समझ में आए वो किससे बात कर रहा है। तस्वीर वो भी चलाइएगा, प्रोड्यूसर साहब से करिए। तो लाइव तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं कि कैसे वहां पर जमावड़ा लोगों का इकट्ठा हो रहा है। तस्वीर वो भी एक बार फिर से, जिसमें आम वर्कर नरेंद्र मोदी 91 में, अमित शाह तीसरी लाइन में और लाल कृष्ण आडवाणी। अब मेरा सवाल आपसे यह है सर, मेरे 3 पॉइंट्स हैं। एक, आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी में एक एग्जाम्पल आप मुझे देकर बता दीजिए जो इस तस्वीर को काउंटर कर दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहली बात तो आप ये कीजिए। दूसरी बात, आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। गुजरात में सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? कौन से जवाब की बात कर रहे हैं आप? आप भी देखेंगे बहुत करीब थी कांग्रेस जीतने में गुजरात, बट थोड़ा सा अंतर ही रह गया। अब इस बार 2019 के चुनाव में आप भी देखेंगी जनता किसके साथ खड़ेगी। ऑलरेडी गांधीनगर नॉर्थ और कलोल तो कांग्रेस के हाथ में है। ये तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा रहा था। 7 में से 2 हमने मिस कर दिया। कांग्रेस जीत चुकी है। चलिए अब्दुल रज़ाक खान, आप थोड़ा सा वक्त और लीजिए। अगर आप देख पाए टीवी स्क्रीन को हमारी वहां पर, आप देखिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। आएंगे रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सर सुनिए पहले रिपोर्टर्स क्या रिएक्शन दे रहे हैं। अब्दुल रज़ाक खान आपके पास आएंगे। रविंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, हम कलश यात्रा की बात कर रहे थे ना दीदी, दिख रहा है। रविंद्र आपको मौका दे रहे हैं, आप जरा तस्वीरों को साझा करिए दर्शकों के साथ। देखिए, मैं अभी अहमदाबाद के जहां पर सरदार स्टैचू है वहां पर है। यहीं पर अमित शाह की सबसे पहले रविंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात पूरी करें। और नारियल ये लेकर हम ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आएंगे मंच पर। यहाँ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर एनडीए के भी तमाम बड़े नेता, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, उद्धव ठाकरे हो, रामविलास पासवान हो, ये पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में ही मंच पर रविंद्र, अगर बात कर पाए तो प्लीज जरा बात भी करिए। हम महिलाओं को भी देख रहे हैं और उनकी भागीदारी तो बहुत जरूरी है। भाई गुजराती प्राइड क्या कह रहा है? मैं आपको जरा बात करके दिखता हूँ कि यहाँ पर अमित शाह जी का नॉमिनेशन है। ये क्या है? हाँ जी, ये हमारा कुंभ कलश है। कुंभ कलश मोदी सरकार विश्व महासत्ता में नंबर 1 लाएगा, ये हमारा वादा है। ये हमारी साबरमती नदी का पानी है, शुद्ध गंगा मैया का पानी है, इसमें भरा हुआ है। हमारा भारत
विश्व महासत्ता में मोदी सरकार आएगी आएगी आएगी। पिछली बार 26 सीटें थी, इस बार कितनी सीटें? इस बार 450 के पार जाएगी, 450 के पार डेफिनेटली। और गुजरात से 26 में से 26 पूरे 26। गुजरात तो हमारा प्राण है, पूरी सीट आएगी गुजरात। अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा स्वागत है, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आ जाएगी। मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। आप मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार जिंदाबाद। आप देखिए यहाँ पर मोदी सरकार आएगी, अमित शाह तो जीतेंगे ही, ये भरोसा तो है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अमित शाह जीतेंगे, 26 सीटें आएगी, लेकिन मोदी सरकार फिर से आएगी। यानी पूरे देश में जो भी वोटिंग हुआ, गुजरात के लोगों को यही लग रहा है और ये भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनेगी। और बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह की तैयारी है वो भी आपको बताना जरूर चाहूँगा। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गुजराती परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पर जैसा कि महिलाएं भी हैं, पारंपरिक ड्रेस में यहाँ पर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि अमित शाह यहाँ से नामांकन भरने के लिए शुरुआत करेंगे रैली से। एनडीए के सहयोगियों के साथ एक थोड़ी सी जनसभा होगी यहाँ पर, उसे संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रोड शो करेंगे जो करीब 4 से 5 किलोमीटर का रोड शो होगा। और उस रोड शो में भी मैं जहाँ से आया हूँ, उस रोड शो में दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग अभी से ही 2-3 घंटे सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं अपने पार्टी के अध्यक्ष को इंतजार करते हुए। तो पहले रैली, उसके बाद रोड शो और उसके बाद 12:39 में मैं बता दूं कि गुजराती और मराठी परंपरा के अनुसार एक विजय मुहूर्त होता है, उसके अनुसार वो नामांकन भरेंगे गांधीनगर कलेक्ट्रेट में जाकर। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी यहाँ पर है, एनडीए के सहयोगी भी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी हैं। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को जब आप महिला से बात करते हैं, उन्होंने कहा इस बार बीजेपी 450 के पार। शायद यही वजह रही कि अमित शाह को गुजरात में उतारा ही इस वजह से गया क्योंकि इंडिया इम्पैक्ट हो उस पर। गुजरात तो रहे ही, साथ ही पैन इंडिया इम्पैक्ट हो, पूरे हिंदुस्तान में उसके असर को महसूस किया जाए। अब्दुल रज़ाक, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आ रही हूँ और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था सर। एक बार फिर से वो तस्वीर मुझे स्क्रीन पर चाहिए, क्योंकि आज की अगर हाईलाइट कोई है तो वो यही है। बीजेपी इसी आर्गुमेंट के साथ आगे बढ़ी है कि हमारे यहां एक आम कार्यकर्ता किसी भी बड़ी पावरफुल पोजीशन पर पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता सर। आप एक छोटा सा कंपैरिजन आपको देती हूं, गुलाम नबी आजाद 80s और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी दोनों महासचिव है सर। देखिए अदिति जी, येडियुरप्पा जी खड़कर जीते थे, आज उनके बेटे को टिकट दी जा रही है। राजनाथ सिंह सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो तस्वीर में दिखा रहे हैं हम जी न्यूज पर, सवाल कुछ और करते हैं, आप जवाब कुछ और देते हैं। अब्दुल रज़ाक खान, सीधा सवाल अदिति ने 2 बार आपसे किया, सर उसका जवाब दीजिए ताकि चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक आम कार्यकर्ता के टॉप पोजीशन पर पहुंचने की कहानी आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का वो प्रेसिडेंट जो आम वर्कर था और देश की टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, बस इतना सवाल है मेरा। बेंगलुरु सेंट्रल का कैंडिडेट है रिजवान अरशद, जो यूथ कांग्रेस में जीते हुए थे, आज उनको टिकट दी गई है। ऐसे हजारों केसेस कांग्रेस में भी हैं। ऐसा नहीं कि एक सेकंड फैक्ट्स पे बात करेंगे। टिकट देना और पार्टी पोजीशन देना, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ बताइए ना। एक आम वर्कर कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया या देश का प्रधानमंत्री बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, बताइए आप मुझे। वोटर कॉन्फिडेंस, ठीक है अब्दुल रज़ाक खान, आप इतने सोच लीजिए, कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए। इस सवाल का जवाब तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें। खड़ाया जाता है, ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड चला गया है। ताजा तस्वीरें बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज इसे माना जा रहा है, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगियों के साथ, बल्कि साथ ही कई सभी बड़े लोग एक तरीके से कहा जाए आज वहां पर मौजूदगी उनकी पई थी और बहुत ही एकदम पूरी तैयारी से परिवार के साथ उन्होंने वक्त बिताया, नाश्ता किया, मंदिर गए और अब वो अपने काम में जुट गए हैं। जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और जनता को भी ये कहने की कोशिश उनकी होगी कि अब आप निश्चिंत हो जाइए। हालांकि जो रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के वहां से, वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं भी हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो आज इस जश्न को मनाने आए हैं, एक तरह से इसमें शामिल होने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम उनके साथ हैं। तो कुछ इस तरह का अभी जो माहौल है वो ये कहता है और ये अपने काफिले के साथ उस पर सवार होकर जब अमित शाह निकलेंगे, रोड शो अपना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा क्योंकि जगह जगह पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। महिलाओं का जमावड़ा भी आपने
आपने देखा था, और ये जो पूरा काफिला है वो सजकर तैयार हो चुका है। रविंद्र, हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमें हर एक अपडेट गांधी जी को माल्यार्पण किया, पटेल साहब को माल्यार्पण किया गया है, और लगातार हमने ये डिस्कशन ये भी देखा कि पटेल की लेगेसी, गांधी की लेगेसी। रविंद्र, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। जा रही है, ढोल लगातार बज रहे, तो मुश्किल होगा कि रविंद्र को शायद आवाज वहां पर पहुंच पा रही हो मुश्किल से, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और हालांकि ये जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं ना तस्वीरों में, ये स्थापित पहले ही कर चुकी है बीजेपी। पिछले 30 साल की पॉलिटिक्स बीजेपी की, जब हम एक बार जो है वो तस्वीर का जिक्र कर रही हूँ पयोधी, वो इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि बीजेपी कैसे ये बात पर बार बार आई कि लार्जर देन लाइफ लोग हैं उसकी पार्टी में। उसके यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, और कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट बनने का या पार्टी मेजोरिटी में आए तो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। बिल्कुल। और अदिति, आपने जैसे सवाल किया, अब्दुल रज़ाक खान एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। अदिति के सवाल पयोधी, अगर परमिशन से तो मैं विष्णु पांड्या को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। विष्णु पांड्या, एक डिस्कशन जो मेरे सहयोगियों के साथ हम कल से ही कर रहे हैं कि देखिए, रोड शो तो गांधी फैमिली भी करती आई थी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये जो 2014 से पहले का उनका कैंपेन था, जो उन्होंने रोड शोज को एकदम बदल कर रख दिया। आप गुजरात में रहे हैं, आपने उनकी सियासत को बहुत क्लोजली देखा है, आप उस बदलाव को आप भी महसूस करते हैं क्या? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आप तक शायद एल्बम में नहीं होगी। 1975 जब आपातकाल था और पूरा देश बंधन में था, तब LK अडवाणी जी को राज्यसभा के उम्मीदवार के मनोनीत यहाँ गुजरात से किया गया था, और यहाँ आए थे सर्किट हाउस में, आसपास पुलिस बंदी थी, और नरेंद्र मोदी भी वहाँ उसमें साथ वो नामांकन पत्र के साक्षी के रूप में थे, और भी लोग थे। तो मेरी दृष्टि से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और पहले जनसंघ, उनके पास कार्यकर्ता का एक जमावड़ा है। उसमें से किसी को पसंद करते हैं, आगे लाते हैं, वो कार्यकर्ता नेता बनता है, और बाकी कार्यकर्ता खुश होते हैं। ये एक प्रक्रिया है। एक दूसरी बात मुझे ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो को एक अलग ढंग से यहाँ स्थापित किया, उसके पीछे भी प्रजा की जो हमारी रणनीति है वो कारण है। देखिए, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों आसपास एक दूसरे से घुल मिल गए, इसके संसदीय मत विस्तार भी। और यहाँ देखिए, इंदुलाल याग्निक जैसे नेहरू चाचा के खिलाफ एक हिंदू चाचा गुजरात में खड़ा किया, वो जीते थे। यहाँ से मावलंकर जीते थे अपक्ष निर्दलीय नागरिक के नाते, यहाँ से अडवाणी जीते, यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जीते हैं। तो एक परंपरा जो अहमदाबाद और गांधीनगर की है, वो ये भी है कि भले ही कोई भी लाख प्रयत्न करे, लेकिन यहाँ प्रजा ठीक ढंग से अपने संसदीय उम्मीदवार को, प्रत्याशी को पसंद करती है। और ये जो आप बात कह रहे हैं ना सर, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष भले ये बोले कि लोग जो आए हैं, देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो वहाँ शामिल होने के लिए पहुंच गए। तो वो लोग जो बार बार, अच्छा दीदी, हम भी एक चीज देख रहे हैं लगातार, जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर, रविंद्र हम आपके पास आएंगे, लेकिन रविंद्र अभी बात कर रहे थे, तो लोग खुद जुड़ते हैं वहाँ पर, लोग खुद आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सेलिब्रेट करने आए हैं, हमें पता है हमारा नेता कौन होगा। रविंद्र, तस्वीरें जरा और साझा करें, आप आवाज पहुंच पा रही हो, क्लियर हो तो? उन तक आवाज पहुंचना, वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, और कैसे लोगों का जो उत्साह है, उनका जो जश्न है, वो बिल्कुल चरम पर है इस वक्त। और अभी से थोड़ी देर में तस्वीरें, पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर एकदम सटीक, और सारी अपडेट आप पढ़ पाएंगे। हम आपको लगातार हर एक ब्रेकिंग भी बता रहे हैं। हम हमारा मतलब से बताएं, चुनाव मतलब जी न्यूज, क्योंकि हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हम खबर का मतलब भी समझाते हैं। हमारे साथ वो आप देख रहे हैं प्रकाश सिंह बादल पहुंच गए, साथ ही अभी रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे, एक तरीके का एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए अब ये एरियल, हाँ, और साथ ही बीजेपी के जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, चाहे गडकरी साहब हों या राजनाथ सिंह हो, सबके वहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है, और जोश काफी, उत्साह काफी है। और हम इसे क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा नामांकन है।
पयोधी बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, हमारे दर्शकों को लग रहा होगा, लेकिन आप जब ये बात सुन रहे हैं मुझे बोलते हुए, सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका प्रेसिडेंट एक आम कार्यकर्ता, इस बड़ी जर्नी को देखिए आप। 91 की जो तस्वीर हम जी न्यूज़ पर आपको बार बार दिखा रहे हैं, उस जर्नी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पिच का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, इसी तरीके से बीजेपी ने खुद को बनाया है। या उससे पहले जनसंघ की बात जो भी थोड़ी देर पहले विष्णु पांड्या कर रहे थे, ये वही लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है। और अब्दुल रज़ाक, इसी का जवाब आपके पास नहीं है। अदिति जी देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये इतना बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है एनडीए का, जिसमें उद्धव ठाकरे जी, रामविलास पासवान जी, प्रकाश सिंह बादल जी, इन सब लोगों को बुलाया गया, ये वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। सर मैं आपसे क्या बीजेपी का बहुत नाम हो गया है, नाम घट गया है। वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। अब्दुल रज़ाक खान सुनिए, सर ध्यान से सुनिए, हम बार बार ये कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता जो तीसरी पंक्ति में खड़ा हुआ है अब से लगभग 30 साल पहले, आज वो फ्रंट रो में आकर फ्रंट रो का प्लेयर बन गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके मन में, अच्छा आप मुझे बताइए, आपके मन में नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी में अगर आप होंगे तो आप भी फ्रंट रो में आ जाएं? आपको अपने कामों पर इतना भरोसा तो होगा ना कि आप अगर पार्टी के लिए कोई काम करते हैं तो आपको उतना मौका मिले जैसा कि और परिवार के लोगों को मिलता है। लगेगा अब्दुल रज़ाक खान, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा। सबके मन में होता है, हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि मैं अपने आप को बड़े पोजीशन में देखूं, और कांग्रेस पार्टी में ऐसे होते हुए आ रहा है, सबको बड़ी बड़ी पोजीशन मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहाँ मिल रही है सर, मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछा, गुलाम नबी आजाद। सर सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड्स और देती हूँ, आप खुद बताइएगा। चलिए, अरे सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा क्या है पार्टी में और गुलाम नबी आजाद क्या है पार्टी में? सर आप मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूं। उद्धव ठाकरे जी क्या है सर? मैं आपसे, उद्धव ठाकरे क्या है? आप एग्जांपल लीजिए ना। नहीं सर, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आप दीजिए उस पे जवाब। भाई आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा, आप क्या दीजिए? सर आपको पता है आपका हर एक स्टेटमेंट बीजेपी को फायदा दे देगा, जैसे आप बात कर रहे हैं। सर आप अपनी पार्टी के बारे में कोई जवाब दे नहीं पाते, आप दूसरी पार्टी को लेकर बार बार उस पर तंज कसते हैं। सर अपना भी तो होमवर्क देखना पड़ता है ना, आपके पास जवाब ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में है। सर ये बड़ी कहेगी कि आप डर गए हैं। आपके पास कोई नहीं है, आपके पास गांधीनगर छोड़कर आपके पास कोई नहीं है, आपके पास कोई है? कोई है? बार बार आपसे कह रही हूँ, ये कवरेज आपको देखनी है, क्योंकि इस कवरेज को आपको इस लिहाज से देना है कि एक आम वर्कर आज किस पोजीशन पर जाकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी को ये तस्वीर देखनी है, क्योंकि इसी नैरेटिव का इस्तेमाल बीजेपी लगातार करती आई है उसे काउंटर करने के लिए। और देखिए ताजा तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं सीधे अहमदाबाद से। राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले पयोधी में अपने दर्शकों से कह रही थी नितिन गडकरी पहुंचने वाले बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले, कल एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जी न्यूज से। साथ ही एनडीए के जो अलाइज है, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, उद्धव ठाकरे हो, रामविलास पासवान हो, कुल मिलाकर एनडीए अपने कुनबे का भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और साथ ही गुजरात प्राइड की बात लगातार कही जा रही है, एक आम वर्कर के टॉप पोजीशन तक पहुंचने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस पर हमलावर रही है और परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधती रही है। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कितना अगर पयोधी गुजरात में कलर ना हो तो फिर मजा नहीं आता। और ये बताने के लिए अपना कल्चर इतना रिच है ना दीदी, वहां पर हर चीज का अपना वाइब्रेंट गुजरात, हालांकि समिट था, लेकिन ये तस्वीरें बताती अगर सियासत में किसी भी राज्य के रंग घुल जाते हैं तो उसे अपने आप ही और खूबसूरत बना देता है। और ऐसा यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों के साथ साथ हर अपडेट आपको देते हम रहेंगे। अब्दुल रज़ाक खान, अभी आप ये कह रहे थे ना ब्रेक से पहले कि पहले रविंद्र हमारे जुड़े हुए, ठीक है, पहले रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, मंच तो सज चुका है और अब बड़े दिग्गज भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मंच पर जाहिर तौर पर है राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के नितिन पटेल हैं, ओम माथुर के प्रभारी उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जीतू भगवानी, बाकी स्टेट लीडर जो है विजय रूपानी यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के सहयोगी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या प्रकाश सिंह बादल हो या फिर थोड़ी देर में रामविलास पासवान यहाँ पर आने वाले हैं, ये एकजुटता दिखाने के लिए। ये केवल गांधीनगर लोकसभा चुनाव नहीं है जहाँ से अमित शाह, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें सभी एनडीए के सहयोगी दल यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाकर ये साफ तौर पर जाहिर करना, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो या दूसरे राज्य,
ठीक है रविंद्र हम आएंगे आपके पास। अच्छा अदिति, बहुत दिलचस्प तस्वीर थी अभी हमने जब ममता बनर्जी ने पूरे महागठबंधन को सो कॉल्ड ऐलान किया था, सारे नेता एक मंच पर थे, उसका कंपैरिजन क्या हम इन तस्वीरों से कर सकते हैं आज? यहाँ पे लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ये है पयोधी, यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए ऑडिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर उसे लेकर क्लैरिटी पावर दिखाने का मोटिव वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन से पहले दिखाने की कोशिश है चिंटू शेख, ऑल इज वेल, हम लड़ते रहे लेकिन अब इलेक्शन में हम एक साथ, यही मैसेज है ना, हमारे चाहिए मानी हम एक साथ है। मैं ब्रेक से पहले कांग्रेस के अपने जो मेरे सहयोगी है उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने उद्धव साहब का नाम लिया, उद्धव ठाकरे साहब का नाम लिया, उनको जवाब नहीं मिला, उनसे आपको जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में एक छोटा कार्यकर्ता बड़ी पोजीशन तक जा सकता है क्या? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये चित्र देखकर मेरे कांग्रेस के मित्र बौखला गए, डर गए। ये जीत है, ये जनता का एक रुख है कि एनडीए को साथ दे रही है। सब महाराष्ट्र का भी ये माहौल है, हमारे शिवसेना में भी माहौल है और सब जगह है। और देखिए हम पुराने मित्र हैं, हम पुराने सहयोगी है बीजेपी के, हम उनके साथ आते हैं, हम उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं। तो इनको क्या है, ये तो कर्नाटक के इलेक्शन में एक साथ आए थे। अब्दुल रज़ाक साहब सुनिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए। कर्नाटक के इलेक्शन में आपने सबने हाथ मिलाया था। अभी आपके पास कोई चेहरा है मोदी साहब के सामने? आपके पास कोई चेहरा है? आपके पास ऐसा एक भी नेता है जो मोदी साहब के सामने खड़ा हो? आप नाम लीजिए, आपके पंतप्रधान उम्मीदवार का नाम लीजिए। आखिरी में आपने उसको लाया, प्रियंका गांधी को लाया। अगर आपका नाम गांधी है तो आप कांग्रेस में बड़े पद पर जा सकते हो। अगर आप गांधी नहीं हो तो आप नहीं जा सकते। अब्दुल रज़ाक साहब, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। बता दीजिए अब्दुल रज़ाक खान, मौका है, बता दीजिए। बिगड़ गया है। अब्दुल रज़ाक खान एक सेकेंड, चिंटू शेख हमारे साथ, चिंटू शेख निजी आक्षेप नहीं सर, इतने बहुमत से आएंगे। सर सुनिए मेरी बात, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, आप लोग वाद विवाद कीजिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग, शिवसेना और बीजेपी देखा था हमने कितनी तल्ख बयानबाजी होती थी, राम मंदिर से लेकर राहुल गांधी की लीडरशिप और पता नहीं सामना में रोज कुछ ना कुछ, लेकिन अब ये देखिए रामविलास पासवान भी पहुंच गए। एक ना तस्वीर गढ़ी जाती है अदिति, जब कोई पेंटर पेंटिंग शुरू करता है ना तो वो पहले देखता है कि बेस क्या बनाएंगे उसका, और आज हम ऐसी तस्वीर कुछ देख रहे हैं। धीरे 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 वो तमाम नेता और अपने साथ हर एक नेता कुछ ना कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं वहां पर आम जनता की। मुझे इस तस्वीर, और ये तस्वीर पूरी हो रही है धीरे धीरे, ये तस्वीर पूरी हो रही है। लेकिन विष्णु पांड्या, इस समय हम बीजेपी प्रेसिडेंट को तो देख ही रहे, चलिए विष्णु पांड्या के साथ हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन चलिए मैं एक बार फिर से रविंद्र के पास अपने दर्शकों को लेकर जाना चाहती हूं। और रविंद्र, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं, एनडीए तो साथ है, लेकिन मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रही हूं, गुजरात का प्राइड, ये आडवाणी ईरा, वाजपेयी ईरा के ऑफिशियली खत्म हो जाने का और साथ ही शाह ईरा के शुरुआत वाला दिन है आज। और साथ ही ये जो जोड़ी नंबर 1 पिछले 5 साल में बार बार हमने इस बात को सुना सियासी हलकों में, माफ कीजिएगा, अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके लिए भी अब ये एक नई दिशा और विपक्ष के लिए जोड़ी चैलेंज है। मंच पर विराजमान रविंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? नेतृत्वगण और समग्र ये तस्वीरें अभी इस वक्त जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, तस्वीर कंप्लीट हो गई है लगभग, क्योंकि जिन जिन नेताओं के आने की बात कही जा रही थी वो सब पहुंच गए हैं। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से बैठे हुए हैं, और जो हुजूम है ना लोगों का, ये अभी इकट्ठा नहीं हुआ है यहाँ पर। सुबह से आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, वहां पर लोग पहले से ही जाकर बैठ गए थे, कहीं हम पीछे ना रह जाए, भाई हम दीदार ना कर पाए अपने नेता का। खासतौर पर अमित शाह का क्रेज तो आपको पता ही है वहां पर कैसा है। और ये तस्वीरें जब अमित शाह ने अपने छोटे भाई का स्वागत किया, यानी कि जब बीजेपी ने पूरे बाह फैला के शिवसेना का स्वागत किया, और जब रूठों को मना लेते हैं तो फिर थोड़ा बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है। और आज ये बड़प्पन, आज ये जो एकता है, जो एकजुटता है, वो इस मंच पर एक साथ नजर आ रही है। और ये शांत संदेश है उन विरोधियों को जो इससे पहले एक मंच तो साझा करने के लिए पहुंचे थे बंगाल में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपने मंच अलग करते चले गए। लेकिन ये जो एक मंच आज तैयार हुआ है, ये शायद एक फाइनल आंसर होगा उन तमाम सवालों का जो उस सो कॉल्ड महागठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे थे। बिल्कुल, और बहुत सारे बातें इन तस्वीरों में उद्धव ठाकरे से गले मिले हैं, प्रकाश सिंह बादल के पांव छुए हैं। राजनीति में हर तस्वीर के बहुत मायने होते हैं।